श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक बलदेवराज शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। करीब 3 दिन पहले असेंबली खत्म होने के बाद वापिस अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे और आज अभी रियासी में है। रियासी में ये इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं। असेंबली में क्या कुछ हुआ उस पर भी बातचीत होगी और मौजूदा समय में क्या कुछ मुद्दे ये हल करने जा रहे हैं उस पर भी बातचीत होगी। और आपको बता दें कि एमसी कटरा के जो सफाई कर्मचारी हैं वो पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर थे, उनसे आज ये मिले हैं और क्या कुछ इन्होंने उनसे बातचीत की है, क्या उन्होंने मांगे उठाई हैं और क्या आश्वासन इन्होंने दिया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले जो एमसी रियासी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, आज क्या बात हुई है और क्या हड़ताल खत्म कर दी है या अभी हड़ताल पर ही? सबसे पहले तो ऐसा था कि जो म्यूनसिपैलिटी कटरा के हैं वो सफाई कर्मचारी कुछ दिनों से वहां पे हड़ताल पे हैं। और सिर्फ वही नहीं है, बहुत सी म्यूनसिपल कमेटी जो स्टेट की है वो सब के सब लोग हड़ताल पे थे। और हड़ताल पे होने के बाद मैंने उनके साथ अपनी जी आप कह सकते हैं कि हमदर्दी समझे या उनको उनकी बात को एड्रेस करने के लिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं उनके बीच में जाऊं। मैंने वहां जाके उनके साथ शिरकत की, मैं उनके साथ धरने पे बैठा, उनकी पूरी बात गौर से सुनी। और गौर से सुनने के बाद जो हमने उनके इशू को एड्रेस वहां कश्मीर में किया था, हम सब के सब 28 विधायकों ने हमने एक मीटिंग में ये फैसला किया था कि हम सरकार से बात करेंगे। और उसी के सिलसिले में हम 28 के 28 विधायक सुनील शर्मा जो हमारे एलओपी हैं, मतलब के अपोजिशन के लीडर हैं, उनकी सदारत में हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले और चीफ सेक्रेटरी के साथ वहां पे कमिश्नर जो हाउसिंग थी वो भी थे। बड़ी डिटेल में बात हुई और डिटेल में बात होने के साथ साथ ही मैंने जो अपनी साथियों से कटरा की बात की थी वो भी मैंने अपना एक के रखा था। मैंने ये रखा था कि बाकी म्यूनसिपैलिटी को अगर आप देखें तो कटरा की म्यूनसिपैलिटी जो है वो एक बड़ी ही कद्दावर तरीके से वो म्यूनसिपैलिटी है, उसको एड्रेस करने के लिए ये फौरी तौर पर कदम उठाने चाहिए। और उसी के सिलसिले में मैं आज उनके पास उनको एक सपोर्ट करने के लिए, उनके मुद्दों को हल करने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए और साथ ही साथ मैंने उनसे एक दरख्वास्त भी की, अपील भी की कि आप मेरे कहने पे कटरा की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, यात्रा स्टेशन को देखते हुए आप इस जो एजिटेशन को है अपनी को पोस्टपोन कर दें। और पोस्टपोन करने के लिए मैंने उनको एक हवाला भी दिया कि आप पोस्टपोन करने का मतलब ये नहीं है कि आप इससे पीछे हट गए। पोस्टपोन अब यात्रा की मद्देनजर देखते हुए कि यात्री को इनकन्वीनियंस ना हो तो आप पोस्टपोन करें इसको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसमें कुछ फैसला ले लेंगे। और साथ ही साथ ये म्यूनसिपैलिटी का जो उनका इशू था वो एक तो सरकार से टेकअप करना था, वो बात थी। और दूसरा मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की हाई अथॉरिटी से भी बात रखूंगा, क्योंकि मैंने बात करके गया था कि क्यों कि एक 20 साल के 15 साल पहले माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो था वो कटरा के सफाई का काम को वो देखता था। वो शायद आजकल नहीं वहां पे होता, तो वो ओन करते थे। कहने का मतलब ये है कि ये बेस कैंप है कटरा। यात्रु श्रद्धालु जो जहाँ पे होटल पे आते हैं, गलियों में आते हैं, यहाँ पे बाजार में घूमते हैं, तो उनकी सफाई का जिम्मा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पीछे लॉन्ग बैक कहीं उन्होंने उठाया था, वो कहीं बंद हो गया था। मैंने कहा कि वो भी मैं रिवाइव करने की कोशिश करूंगा। आप भी चाहते हैं कि अब श्राइन बोर्ड भी इसकी जिम्मेवारी ले? दोनों मिलकर ले, जैसे पहले करते थे। दोनों मिल के लेने के बाद मैंने फौरी तौर पे वहां से निकलने के बाद मैंने के सीईओ श्राइन बोर्ड से बात की है और उन्होंने बड़े अच्छे मोड में बात की है और अब सारी बात को एड्रेस किया है। और उन्होंने कहा कि हम भी इस बात पे सारी बात को ठीक आगे देखेंगे और आने वाले वक्त में ये मिलजुल के कि म्यूनसिपल कमेटी कटरा और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो कटरा की सफाई का खास तौर पे काम है उसको जो है वो बराबर तरीके से वहां पे करे, इसके लिए मेरा पूरा जोर है। प्रशासनिक अधिकारी जिनसे आप नाराज चल रहे थे अब सब सेटल है या अभी नाराजगी है? नहीं, नाराजगी वाली बात नहीं है। नाराजगी किस बात की है? नाराजगी इस बात की थी कि आपने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग रखी थी, तो ऑफिसर जो थे उनको पुरानी जो बात थी उसके मुताबिक वो टाइम पर नहीं आए, तो मैं वहां से 10 मिनट वेट करके वहां से निकल आया। वो इतनी नाराजगी थी। और मुझे पूरी यकीन है, यकीनदानी से आपको कह सकता हूँ, वो एक मैसेज सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट को चला गया। और जाने के बाद मुझे जो पता चला है कि अफसरों ने अपने तौर पे, खास तौर पे वो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ कदम भी उठाए और कदम उठाने के साथ साथ जिला तैनात अफसरों ने अपने तौर पे इसका जिक्र भी किया है, जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पता है कि टाइम से आप साथ जब टाइम पर आएंगे तो लोगों की बात सुनेंगे ना। पहले आरोप लगाए थे सरकारी गाड़ियों में, अफसरों की गाड़ियों में पैसे, शराब। अब हो गई, वो इलेक्शन हो गई, बात हो गई, मैं अब एमएलए बन गया तो मैं सब लोगों का बन गया। वो एक मैसेज,
तो उसके बाद उठाई थी आपने? एमएलए बनने के बाद वो एक रेफरेंस में बात जो मैंने कही थी वो वहीं तक महदूद थी, उसको पकड़ के रखने का फायदा नहीं होता है। चलिए, वो एक बात हो गई। चलिए आपके लोगों से बातचीत हो रही थी ऑफ कैमरा, तो एमसी कटरा के ऑफिस के बाहर जो पार्क बनाया गया है उसे एज ए पार्किंग यूज किया जा रहा है, वो भी एक मामला है क्या? वो दरअसल बात ये हुई कि म्युनिसिपल कमेटी कटरा में जब मैं वहां पे उनकी ऑफिस में जाने लगा तो उनके गेट पे उनका जहां से पहले स्टेप था वहीं पे भंडार लगे हुए थे। मैं आपको वो पिक्चर भी शेयर करूंगा, वो पिक्चर आप देखें। पहले स्टेप के अब दाहिनी तरफ ही वहां पे उन्होंने एक मतलब के कचरे का भंडार लगा के रखा था, जिसमें पुराने टायर थे और किस्म की वहां पे सामान था। तो मैंने वो औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत, मैंने कहा म्युनिसिपलिटी एक आईना है पूरे टाउन का। म्युनिसिपलिटी एक 1 करोड़ यात्रा का स्टेशन है जे धर्मनगरी। इस धर्मनगरी में आपके ऑफिस में कोई आएगा तो ये पहले देखे पहला इंप्रेशन क्या लेके जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईओ महोदय को, उन्होंने कहा जी ये सफाई का काम आज ही हो जाएगा और ये वीडियो भी मैं आज ही आपको शेयर करूंगा। उसके बाद जब हम ऑफिस में गए तो ऑफिस में भी मैंने छोटी मोटी जो बातें देखी तो उन्होंने कहा जी हम ऑफिस अपना जो है वो कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने फिर वो उसका मुआयना भी किया। मुआयना करने के बाद जो आप बात कह रहे थे कि वहाँ पार्किंग की जो बात हुई, वो ऊपर से मैंने देखा कि नीचे एक हमारा कटरे का एक बहुत सुंदर पार्क होता था जो मिड ऑफ द टाउन, वो शाम को वहां पे बच्चे, वहां के मोहल्ले वाले, वहां की औरतें उसमें सैर करती थी। जो मैंने देखा, मैं बड़ी देर के बाद म्युनिसिपलिटी ऑफिस में मैं गया और उस तरफ जाने का कोई वो इंटीरियर में है, जब मैंने देखा तो मैं तो हैरान हो गया। हैरान इसलिए हो गया कि उसकी बाउंड्री को हिला दिया उन्होंने। वो गलियां जो थी उनको मतलब हिटा के उन्होंने लोगों को मतलब के अकोमोडेट करने के लिए मतलब कि सुकड़ के रह गया है वो। और सुकड़ने के साथ साथ ही उन्होंने क्या किया है कि म्युनिसिपलिटी ने उसका एक बहुत सा चौथा हिस्सा जो था उसको वहां से हटा के उसकी चारदीवारी को अंदर लेके कार पार्किंग का हिस्सा बना दिया है। और मैं तो हैरान हो गया। मैंने तो बड़े चंबे के साथ पूछा म्युनिसिपल कमेटी वालों को, मैंने कहा भाई वो आपके पार्क जो गवर्नमेंट का एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि लेडीज के लिए पार्क किसी मोहल्ले में हो, गांव में हो, अब सब जगह ग्रीनरीज का एक माहौल सा बने, बच्चों के लिए खेल कूद के लिए जगह हो। मैंने कहा ये पार्क की बर्बादी किसने की है, किसके ऑर्डर से हुई? तो कोई ऑर्डर हुआ है? कहता जी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, तो ये मेरे आने से पहले का बना हुआ है। मैंने कहा इसको फौरी तौर पर मुझे बताइए कि ये किसके कहने पे ये बना है, किसके कहने पे आपने पार्क की इंक्रोचमेंट की है और किसके कहने पे ये कार पार्किंग यहाँ पे आपने बनाई है। इसका मुझे पूरे दस्तावेज दे दीजिए और इसको, ताकि कि मैं इसके लिए इंतजाम करूं कि किसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और ईओ ने माना है कि मैं आपको ये सारा रिकॉर्ड दे दूंगा। उसी के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी कटरा के बहुत सी नियमितों की मेरे पास शिकायत भी आती है, ये भी आते हैं। मैंने फौरी तौर पे और ज्यादा तो नहीं कहा, मगर ये कह दिया उनको कि 5 साल का आपने जो ऑडिट गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि म्युनिसिपल कमेटी का काम का क्या वहां पे हिसाब है, कैसे है, वो एक 5 साल का जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं आपकी, वो मुझे शेयर कर दीजिए ताकि मैं उसमें देख लूं कि म्युनिसिपल कमेटी कटरा जो है कि पिछले 5 साल से ठीक काम कर रही थी कि नहीं कर रही। ये बात हुई है मामले। जी चलिए, रोपवे के मुद्दे पर आएंगे। कुछ प्रतिनिधिमंडल, एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो अलग अलग एलजी से भी मिला और सीईओ श्राइन बोर्ड से भी मिला। उनका ये कहना था कि व्यापारियों पर असर पड़ेगा उनके कामकाज पर अगर ये रोपवे बनता है। एक ये मामला था। और करीब 2 दिन पहले शायद एक प्रतिनिधि मंडल जो कटरा ब्लॉक का, जो कि सिटी के इलाइदा जो प्रतिनिधि मंडल था आसपास के गांव का, वो भी मिला है सीईओ श्राइन बोर्ड से। उनका ये कहना था कि ये डेवलपमेंट के काम जो है रोपवे मसलन एक्सप्रेस वे, ये काम होने चाहिए। अब अलग अलग ये कहीं आपसे बातचीत करके दूसरा प्रतिनिधि मंडल, ये तो आपने मेरे ध्यान में मुझे अभी आया है, मुझे कोई पता नहीं है और ना मैंने कहीं इसको किसी पेपर में देखा, ना किसी मुझे ऐसा लगा कि शायद आपसे बातचीत करके या आपके कहने पर। नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो कश्मीर गया था, कश्मीर से आने के बाद मैं तो पार्टी के काम में 2 दिन जम्मू जाता रहा, आज ही फ्री हुआ था तो यहाँ पे आपके सामने हो। मेरे किसी नोटिस में नहीं है। मगर रही बात अपने तौर पे जो मुझे लगता है, एक्सप्रेस वे जो बन रही है बननी चाहिए। एक्सप्रेस वे यहाँ से आगे ताराकोट तक जानी चाहिए तो वो जानी चाहिए। एक्सप्रेस वे वो रियासी तक आए तो आनी चाहिए। वो अगर यहाँ से बामला तक जाए, ये डेवलपमेंट की बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ वो होनी चाहिए। और रही शिवखोड़ी तक वो जाए, मेरा वो कंफर्म स्टैंड है। और जो मेरा स्टैंड है वो मेरी पार्टी का स्टैंड है, शुरू से है। हाँ, शुरू से है, डे 1 से है। और रही बात गंडोला की, मैं बिल्कुल गंडोला के खिलाफ नहीं हूँ। गंडोला लगना चाहिए सुविधा के लिए, वो यात्री जो कभी आता नहीं कटरा उसके लिए लगना चाहिए। मगर रही बात के
जो लोगों के इशू है वहां से बाणगंगा से लेके चंदपातका तक जो हमारी सेंसिटिविटी को फर्क पड़ने वाला है, जो हमारे भाइयों को दुकानदारों को फर्क पड़ने वाला है, जो घोड़ा और पिट्ठू वालों को फर्क पड़ना कटरा चाहिए। शहर में भी, कटरा शहर में तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है, मगर वहां पे बाणगंगा से लेके चंदपातका तक जो फर्क पड़ने वाला है, उस फर्क को एड्रेस करने के लिए मैंने पहले भी अपने तौर पे ये बात उठाई है कि एक फेस और लगना चाहिए। फेस लगने का मतलब यह है कि चंदपातका से ऊपर आप एक फेस और जोड़े जो उसको ताराकोट पे लेके जाए। एक तो ताराकोट से चांदी छत के लिए तो रोपवे जा रही है वो जाए, एक वहां से फेस लगना चाहिए जिससे ये हो कि जिसको पुरानी रूट से जाना है वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वो वहां से जाए, और उसकी मर्जी है तो फिर वो ताराकोट से वहां सांची की चला जाए। ये डेवलपमेंट का काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक जो रोपवे लगी है उसको ऐड करके एक फेस और लगना चाहिए। तो आप जो प्रतिनिधिमंडल कटरा के आसपास के लोगों में गया था उसके समर्थन में? नहीं, मैं समर्थन में तो मुझे पता ही नहीं वो उनका मौफिक क्या है, वो किस बात पे बात कर रहे हैं। आपको अपडेट तो रहती है? नहीं, मुझे अभी ना नहीं, मुझे कोई अपडेट नहीं, ना मुझे वो मिले ना मेरे संपर्क में आए। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल विधायक सपोर्टर है वो नहीं, वो मुझे तब पता चलेगा कि जब मुझे वो मुझसे मिले। मुझे तो ना वो मिले, ना उनसे मेरे से बात की, ना कोई ऐसी बात हुई। मेरे से मिलेंगे, मेरे से बात करेंगे तो वो आगे मैं फिर शेयर कर सकता हूँ। अब असेंबली पर आ जाए, 5 दिन की जो असेंबली लगी, असेंबली का जो लोग तो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं भाजपा के विधायक, उन्हें बाहर भी निकाला जा रहा है और टेबल पर चढ़े हुए, जूते लगाकर भी टेबल पर चढ़े हुए। बात यह है कि असेंबली में जो हमने किया वो इस बात के लिए किया कि उन्होंने उनकी मंशा नहीं थी कि असेंबली चले। असेंबली चलने की किस लिए मंशा नहीं थी मैं आपको अगर बताऊं, ये असेंबली सिर्फ और सिर्फ जो इसका बिजनेस था वो इस बात के लिए था कि हम स्पीकर को चुने, और उसके बाद ये था कि गवर्नमेंट का जो एजेंडा रहता है वो एक गवर्नर एड्रेस के जरिए कि आने वाले वक्त में सरकार क्या करने वाली है वो गवर्नर एड्रेस था। और गवर्नर एड्रेस के बाद वो एक ये है कि सब जो मेंबर्स होते हैं वो डिबेट एक होती है जिसमें हमने हिस्सा लेना था। मैं अगर आपको कहूं तो वो डे 1 ही जब स्पीकर की इलेक्शन हुई तो उसकी इलेक्शन होने के बाद जब उसका भाषण आया गवर्नर महोदय का, तो वो भाषण के साथ साथ जो बुकलेट थी वो साफ दर्शाती थी कि वो एक वन साइडेड डॉक्यूमेंट है, वो उसमें बहस करना चाहते नहीं। वो इसलिए नहीं बहस करना चाहते, क्यों कि वो सरकार ने जो वायदे किए हैं, जिनकी सरकार बनी है, जिन लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का एक भी हिस्सा उसमें नहीं था। वो सारे का सारा जो मैंडेट वो था उसमें बुकलेट में था, वो सारे का सारा सेंट्रल सरकार की जो स्कीमें चल रही थी उस पे अनुमान था, और हमें उसी दिन शक हो गया। और मैं अगर आपको कहूं कि वो चला नहीं, ये नियत होती है सरकार अपने आप को स्पीकर को चलाने के लिए, जो हाउस चलने की जो होती है वो सरकार की जिम्मेवारी होती है। और जिम्मेवारी के साथ साथ अगर मैं कहूं तो एक जब वो चलने से पहले कमेटी बनती है, उस कमेटी ही नहीं बनाई स्पीकर ने, और कमेटी में मुख्य तौर पे अपोजिशन लीडर को जो हमारे चुने गए थे सुनील शर्मा जी को, उनके साथ विचार विमर्श होता है। उन्होंने डे 1 से ही मुद्दों पर बात हुई, उन्होंने एक कमेटी बनाई ही नहीं, और ना कमेटी बनाने के साथ ना कोई डिस्कशन की, और उनकी नीयत बिल्कुल खराब थी। और नीयत आप देखिए उनमें होड़ थी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने एजेंडा को चलाने की होड़। एनसी का जो प्रस्ताव आया, रेजोल्यूशन आया, उसमें तो स्पेशल स्टेटस की बात थी, 370 को फिर से लागू करने की बात नहीं थी। उनके समर्थकों का ये कहना है। स्पेशल आपने वो कहते भाजपा ने पढ़ा नहीं और उसका विरोध करना शुरू कर दिया। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फारूक अब्दुल्ला का और स्पीकर का आप महोदय का उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने जो भाषण दिया बाद में देख लीजिए। उन्होंने साफ कहा है कि ये रेजुलेशन लाने का मतलब, स्पेशल स्टेटस लाने का मतलब ये है कि 370 की बात हम करें। ये जब उनका मैंडेट ही नहीं था वहां पे बात करने का, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने किया है, उनका मैंडेट इसलिए नहीं है कि इन्हीं लोगों ने, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से अपनी बात को हारा है। उसके हारने के बाद, और मैं ये अगर कहूं आपके माध्यम से, तो ये जो स्टेटहुड की बात हम कर रहे थे उसको ब्रेक लगाने के लिए इन्होंने सारी बात की है। और मुझे अगर लगता है कि आप एक तरफ तो स्टेटहुड भाग गए हो और दूसरी तरफ आप थोड़ा सा पीछे जाइए ना, कि उमर अब्दुल्ला का जो पहला बयान था सरकार बनने के बाद, वो ये था कि 70 साल लगे इसको हटाने के लिए 370 को, और 70 ही लग सकते हैं इसको लाने के लिए। जब उन्होंने खुद ही माना तो फिर आके असेंबली में 200 को लगे, तो उन्होंने ये सारा कोड किया था, और हमें लगा था कि इनकी नीयत जो होगी वो स्टेटहुड के पीछे होगी, इसके लिए चलेंगे ताकि यहाँ पे तरक्की हो जाए। मगर इनके मंसूबे हमने देख लिए, और देखने के बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों ने डट के मुकाबला किया, और डट के मुकाबला करने के बाद अपनी बात को जो रखना था ताकि वो थ्रू आउट कंट्री एक मैसेज जाए। और लास्ट दिन जब ये बात हुई कि हमें बाहर निकाला गया, सब साथियों को कुछ प्रोटेस्ट करके बाहर आए, तो हमने लोगों तक मैसेज देने के लिए अपनी बाहर असेंबली लगा के अपना जो मौकफ था, अपना जो मैसेज था वो दिया हमने।
देखिए आपको कोई चोट तो नहीं आई, आप खुद बाहर आए थे या फिर नहीं, मार्शल? हमारे बहुत से मार्शल्स लोग लगे थे, मैं खुद, हम 7-8 लोग जो पीछे जो पुराने थे वो पीछे थे। हमने जब मार्शल्स उनको ले गए तो हमने फिर प्रोटेस्ट करके हमने वॉकआउट किया था। जब वॉकआउट आप करते हैं तो फिर आपको खुद ही आना पड़ता है। चलिए अब बताइए कि ज्वलंत मुद्दे कौन से रहेंगे, किन मुद्दों पर अभी फिलहाल आप काम कर रहे हैं? 4-5 मुद्दे जो कटरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के। सबसे ज्वलंत मुद्दे जो रहेंगे, शायद हाँ देखा होगा, श्री माता वैष्णो देवी का विधायक बनने के बाद जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था, मैं उसको एड्रेस करने के लिए सारी बातें कर रहा हूँ। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा तो ये है कि नौजवानों को, साथियों को, बच्चों को मुक्त करना है नशे से। उसके लिए ऊपर काम करने की जरूरत है और मैं कर रहा हूँ। और करने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको बात समझ आ गई है। और खास तौर पे यहाँ के पुलिस के कप्तान को ये बात नीचे तक मैसेज गया, जो हमें पता चला है कि उसमें ढिलाई का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ना पुलिस करेगी। पुलिस के पास बात क्या थी कि वहां पहले नहीं कर रही थी, करती थी, मगर कोई मुकर होकर बात रखता नहीं था, क्योंकि लोगों का फेथ नहीं था कि ये पुलिस करेगी। मुझे लगता है कि वो होगा। दूसरा मुद्दा जो है खास तौर पे क्या कार्रवाई होगी? पीएसए लगाए जाएंगे और प्रॉपर्टी सीज की जाएगी? सबसे पहले तो कार्रवाई के लिए मैं जिस बात के लिए कह रहा हूँ, मैं बड़ी मगरमच्छी को मच्छों को पकड़ना चाहता हूँ। और बीमार लोगों को नहीं, जो नशे में की लत लग गई है, वो बीमार है, वो बीमार है, उनको क्या करने की जरूरत है? उनको इलाज कराने की जरूरत है। उनको ये नशा ना हो, उनको कहीं भेजने की जरूरत है कि वह ठीक हो जाए। मगर जिन लोगों ने ये जाल फैलाया हुआ है नीचे से, इनका रूट देखने की जरूरत है कि इनका रूट कहाँ पे है, और उस रूट को दावा बोलने की जरूरत है। जल्द कोई खबर आएगी, बड़ी मछली बड़ी आ रही है, आ भी रही है। आपने देखा 3 दिन पहले पुलिस वाले पकड़े गए हैं, उनकी बीवियां 2 पकड़ी गई हैं, उसी का नतीजा है। और पुलिस को हमने कहा है कि आप रूट पे काम करें कि रूट कहाँ पे है, और मैं भी उसी पे लगाऊं। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में नशा से मुक्ति यहाँ पे होगी। दूसरा जो मेरा मुद्दा वहां पे है, श्री माता वैष्णो देवी में एक टोल प्लाजा की बड़ी अनारकी है। आप मौके पर पहुंचे? हाँ, मैं मौके पे पहुंचा और अपने सतपवन गुप्ता जी को भी लेके गया। वो अनारकी को खत्म करने के लिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी बड़े एक गबला है। और गबला जो है वो रीजनल डायरेक्टर जो NHI है उसकी मिलीभगत से है। आप देखिए, हम ऑफलाइन की तरफ चले गए, ऑनलाइन को छोड़ के हमें ऑफलाइन पे ये एलजी रूल में ये सब चल रहा था, तो फिर जिम्मेवारी किसकी थी? ये सब गफले आप कह रहे हैं कि उनकी मिलीभगत सेंटर गवर्नमेंट। मेरी बात आप सुनिए ना, एलजी यहाँ पे कुछ आगे नहीं आने गया। सड़क परिवहन का जो है, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे करते थे, वो करने वाले ये थे कि सरकार थी नहीं, लोगों को डर नहीं था। ये जो सारा गबला किया है वो रीजनल डायरेक्टर ने किया है। मैं आपको अगर मोटी सी बात बनाऊं, वो ये है कि ये कहती है रूल 7 जो है वो ये कहता है नेशनल हाईवे का कि 20 ऑफ द किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव आएंगे उनको आप मतलब के पासेस के जरिए आप उनको एंट्री करेंगे। पास बनते भी तो पास नहीं, जो पास बनते हैं उसी में गपला है। अगर मेरे पास नहीं बनते थे, पहले मैं ऑनलाइन पे था, ऑनलाइन को काटा क्यों गया? पास बने। पास किस लिए बनते हैं? पास इसलिए बनते हैं कि 20% बने, 80% बिना पास के लोग गाड़ी जाते हैं। मेरे एक दोस्त कल आए थे, मेरे एक वर्कर आए थे, वो कल कह रहे थे कि हम 2 बार पास बनाने गए, हमारा पास नहीं बना। मेरी गाड़ी 10 बार जम्मू गई है। 10 बार जम्मू जाने का मतलब 24वां महीना। जहां पास पे 300 लगना था, 24 पे लगा। और वो मैं कह सकता हूँ आपको, वो हजारों गाड़ियों को से ऐसे किया है। और करने का मैं आपको बताऊं, उनको उन्होंने 20 क्या बनाया? 20 समझिए, 20 किलोमीटर की रेडियस का फैसला किसने करना है? वो करना है डीसी रियासी ने, डीसी उधमपुर ने, डीसी जम्मू ने। मेरे 37 गांव है डीसी रियासी ने, जो मोहतरमा यहाँ पे रखवाल थी, उन्होंने जो किया है। उसके बाद बाकी डीसीओ ने भी इसको एंडोर्स किया। 20 किलोमीटर के रेडियस में जो इतने गांव है वो दिए। किया क्या है इन्होंने? हम लोगों को ये ब्लैकमेल करने के लिए, इसमें गबला करने के लिए, रीजनल डायरेक्टर ने अपनी मतलब रिश्वत का ढंग बनाने के लिए और वहां पे ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने सुमोटो अपनी एक टीम बना के एक प्रोसेस किया, जिसमें कहा कि रेडियस का पता लगाइए कि 20 किलो के रेडियस में क्या है। जो 20 किलोमीटर के रेडियस में पहले तो वो क्वालिफाई नहीं करती टीम, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आपको देना है, डीसी ने देना है। वो आप कहां से आगे? फिर अगर आप आगे तो आप जॉइंट टीम बनाते। जॉइंट टीम बनाने के बाद उन्होंने जो कैलकुलेट किया, उन्होंने बाई रोड लिख दिया उसमें। उन्होंने बाई रोड के 20 किलोमीटर डाल दिए, एरियल छोड़ दिया। VRS के मैं क्वालिफाई करता हूँ एरियल डिस्टेंस से, और रूल 7 कहता है कि आप एरियल के डिस्टेंस से काम करते हैं। उन्होंने क्या किया? बाई रोड का 20 किलोमीटर लेके कटरा के बहुत से गांव छोड़ दिए। कटरा के अलावा नगरोटा के कुछ छोड़ दिए, जम्मू के छोड़ दिए, उधमपुर के छोड़ दिए, और एक अनारकी का माहौल वाली बात आपने कहीं रूल में पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है मैंने। उसके बाद बात हुई है अधिकारी से?
उसके बाद अधिकारियों के अलावा जो मेरी बात हुई है, मेरी बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से हुई है, और उनको मैंने ये सब जिस बात बताया, मेरे साथी मेरे साथ थे जब मेरी बात हुई है। बहुत बड़ा एक स्कैम हो गया, बहुत बड़ा स्कैम है, और स्कैम को छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। मैंने आज भी कह दिया कटरा में, रीजनल डायरेक्टर ने जो बदमाशी की है बेनिफिट दिलवाने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए, अगर जिस वक्त भी गिरफ्त हुई बात, तो वो तैयार रहे बिजनेस में जाने के लिए। मैंने तो ऊपर उनको कहा है, और कंप्लेंट कोई और नहीं करेगा, बलदेव शर्मा विधायक कटरा का करेगा कंप्लेंट, ये उसके लिए तैयार रहे। और यही आपके माध्यम से मैं बाकी अफसरों को भी कहना चाहता हूँ, जो जिन्होंने जितनी लूट खसूट की है उसका हिसाब देने की बारी अब आ चुकी है। और ये रूल के बाद जब डॉक्टर साहब से मैंने बात की, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पूरा पेपर बना के मुझे भेजो, एड्रेस करवाते हैं इसको, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो गडकरी जी से मिलने की, तो हम लोग तैयार हैं वहां पे जाने के लिए, और इसको एड्रेस करवाएंगे। और इसको मतलब फिर जैसे ऑनलाइन हमारे पासेस बनते थे कटरा के सराउंडिंग्स गांव के, सिर्फ कटरा नहीं, कटरा के 37 गांव हैं, सबके फिर से पासेस बने। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी ने जो भी गफलत घोटाला किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनका जो घोटाला है वो सामने लाया जाएगा, ये कहना था श्री माता वैष्णो देवी के विधायक बलदेव राज शर्मा जी का। फिलहाल इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।